आज अगर ट्राइबल्स की बात करें तो भारतवर्ष में आप देखते हैं कि मीना समाज जो है, जो राजस्थान से आते हैं, वो अधिकतर सीट जो है यूपीएससी में बहुत अच्छे स्तर पर वो जाते हैं। लेकिन झारखंड में भी पहले आईएएस आईपीएस हुए, ऐसी नहीं बात नहीं है, बहुत सारे आईएएस आईपीएस हुए, लेकिन उनमें जो एक कॉपरेशन की जो भावना होती है और जिस तरीके से वो अपने पूरे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं 32 जनजाति जो आदिवासी झारखंड में रहते हैं उसमें कमी दिखती है। जिस तरह की नीतियाँ यहाँ चल रही है, यहाँ का लोकल कोई भी बड़े स्तर पर शिक्षा के पदों पर नहीं जा सकता और यूनिवर्सिटी में वीसी भी बन नहीं पाता। तो आपके मन में ये दर्द था कि यहाँ के लोग जब वहाँ पर जाएंगे तभी शिक्षा का एक अच्छा प्रसार हो पाएगा, नीतियाँ बनेगी, यहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से एजुकेट किया जा सकता है। राजनीति अर्थात राज्य को चलाया जाने वाला नीति, अर्थात जो भी राज्य है वो किस तरीके की नीति बनाती है और किस तरीके से राज्य चलता है, उसका एक दस्तावेज होता है। और आदिवासियों को लगता है कि उनके साथ हमेशा राजनीति ही हो रही है। दरअसल राजनीति तो अच्छी ही चीज़ होती है, क्योंकि राजनीति नीति बनती है वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन आदिवासियों को लगता है कि उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ छलावा हुआ है। आज दशकों बीत गए, जब बिहार राज्य था, यहाँ के आदिवासियों को लगता था कि उस एकीकृत बिहार में उनका जो भी अधिकार था उनका हनन हो रहा था, और वो आंदोलन करते रहे और इस बात के लिए आंदोलन करते रहे कि उनको एक अलग राज्य मिले और उनके हिसाब से राजनीति हो और उनके अधिकार प्राप्त हो। आज झारखंड गठन के 21 साल हो गए। आज आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, 28 आदिवासी विधायक हैं, 5 इस राज्य से सांसद हैं, सभी आदिवासी ही हैं। लेकिन आप इस बात को जानकर आश्चर्य होंगे कि सबसे ज़्यादा आदिवासी सामाजिक संगठन भी होगा जो झारखंड की राजधानी रांची में होगा, और हर दिन संगठनों का निर्माण होता ही है। और तमाम आदिवासी नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाकर अलग अलग तरीके से हर दिन विचार गोष्ठी करते रहते हैं, कुछ विचार विमर्श करते रहते हैं कि किस तरीके से आदिवासी समाज का विकास हो। और विकास के नाम पर लोग आते हैं, सेमिनार या फिर जो भी विचार होता है उसका आदान प्रदान होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतने सामाजिक संगठन होने के बाद भी आदिवासियों में आज तक आदिवासियों का विकास नहीं हुआ। आज हम मौजूद हैं सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल, जो रांची झारखंड की राजधानी में जो है हरमू रोड जाने वाली या फिर वीवीआईपी रोड, जहां से मुख्यमंत्री का कारकेड पास होता है, उस रोड में अवस्थित है। और आज इस बैंक्वेट हॉल में एक सेमिनार हो रहा है आदिवासियों का, और इसका नेतृत्व झारखंड के माननीय विधायक बंधु तिर्की कर रहे हैं, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे। और लोग कहते हैं कि वो आदिवासियों की आवाज़ है, जो विधानसभा में आदिवासियों के अधिकार को लेकर मुखर होकर बात करने का काम करते हैं और अधिकारों को लेकर हमेशा समाज को सजग करने का काम करते हैं। हम लोगों ने पहले भी दिखाया कि इसी तरीके का सेमिनार अनेक जगहों पे होते हैं, झारखंड के कोने कोने में होते हैं, और हर विधायक जो आदिवासी हैं वो बोलते हैं कि हम आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज जो इस सेमिनार में लोग आए हैं ये बुद्धिजीवी लोग हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो उच्च शिक्षा होना चाहिए वो उच्च शिक्षा का स्तर को वो प्राप्त नहीं किए हैं, और कहीं ना कहीं जो ज़मीन की रक्षा होनी चाहिए, चाहे CNT SPT का प्रावधान हो, विल्किंसन रूल की हो, या फिर बहुत सारे ऐसे ज़मीनें होते हैं जो सामाजिक ज़मीनें होते हैं, चाहे भूइंहरी ज़मीन हो, भूतखेता ज़मीन हो, डाली कतारी ज़मीन हो, इस तरीके के ज़मीनों की वो बात कर रहे हैं। और वो बात इस तरह की कर रहे हैं कि यद्यपि ये तमाम जो सर्विस लैंड हुए या फिर CNT SPT के जो ज़मीन हुए उनका भी जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, उनका भी जो है धड़ल्ले से जो है कारोबार हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, और इसको रोक लगाने में तमाम सरकारें वो नाकामयाब रही हैं। और आज की सरकार भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह में है, क्योंकि आज भी ये धड़ल्ले से काम चल रही है। आज हम अंदर हॉल में चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि कौन कौन से वक्ता किस तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं, और वहाँ पर लोग क्या उनके बातों को समझ पा रहे हैं, और क्या उनके बातों से समाज में कल एक नया स्फूर्ति या फिर आशा का किरण दिखेगा, और समाज में एक जो बोले डेवलपमेंट की तरफ क्या वो आगे बढ़ पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हम अंदर चलेंगे। वहाँ पर बहुत सारे वक्ता है जो अपने बात को रख रहे हैं, और उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार अलग अलग गुटों में बंटकर, अलग अलग दलों में बंटकर आदिवासी समाज क्या संपूर्णता से अपनी आवाज़ को उठा पाएगा। आज बहुत सारे तरीके के नेता हैं जो हमेशा आदिवासी हित की बात करते हैं। आज राजनीति ही झारखंड में आदिवासी के नाम से होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो जो नरेंद्र मोदी हैं भारत के, वो भी आदिवासी के नाम से कहीं ना कहीं सियासत करते हैं। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, JMM हो, राजद हो, तमाम राजनीतिक दल आदिवासियों के नाम से सियासत करते हैं। और 28 आदिवासी विधायक भी इस राज्य में हैं, और आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं, और यहाँ से अनुसूचित जनजाति मामले के केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली में है अर्जुन मुंडा, वो भी हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज भी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उनका विकास नहीं हो रहा। जब भारत
स्वतंत्र था तो उनको लगता था कि भारत आज़ाद होगा तो एक दस्तावेज बनेगा, संविधान बनेगा, अपना राज होगा और उस राज में संविधान के हिसाब से कानूनें लागू होंगे और उनके अधिकार को मिलेगा। लेकिन संविधान में तो ये प्रदत्त है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारी आवाज़ या फिर जनता की आवाज़ सदन में उठाने का काम करते हैं। लेकिन आज 28 आदिवासी विधायक होने के बावजूद भी आदिवासियों को ये लग रहा है और मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासियों को झारखंड राज्य में लग रहा है कि उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, अंदर जाकर उनके वक्तव्य को जानेंगे कि किस प्रकार समाज के लिए वो आगे संगठित होकर, चाहे शिक्षा की बात हो, बैंक में ऋण लेने की बात हो, व्यवसाय या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ने की बात हो या फिर ज़मीन के संरक्षण की बात हो, किस प्रकार आगे चलकर वो समाज को गोलबद्ध करने का काम करेंगे और किस तरीके से अपने अधिकार को लेने का काम करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है LM उरांव जी जो कि प्रेसिडेंट है परिसंघ के, और अभय मिंज जी जो कि डॉक्टर हैं और ये प्रोफेसर भी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज का जो परिचर्चा हो रहा था, क्या लगता है आने वाले समय में किस तरीके से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है समाज को। शिक्षा की बात हो, 3 बिंदु पे आज बातें हो रही थी। शिक्षा पे बात हो रहा था, ज़मीन की लूट जो हो रही है उसको किस तरीके से रोका जाए, और आपका जो लोन नहीं मिल रहा आदिवासियों को और आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से इसको देखते हैं। ये आज की मीटिंग जो अहम मीटिंग हुई, जो यहाँ झारखंड बनने के बाद धन बल पर यहाँ विधानसभा चल रहा है, लेकिन आज के बात में आई कि जन बल से विधानसभा चलनी चाहिए, कि जो भी अभी तक आना चाहिए था यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी के लिए जो झारखंड बनी है उसके लिए हो आना चाहिए था यहाँ का आदमी को सर्वांगीण विकास के लिए। लेकिन अभी तक जो भी यहाँ राजनीति हुए है धन बल के आधार पर हुआ है, जन बल के आधार पर नहीं हुआ है। लेकिन अभी लोग जो जिस तरह से यहाँ की जनताएं पढ़ ली, जागरूक हो गया, जिस तरह से अभी जन बल लेके आने की ज़रूरत है। यहाँ राजनीति जो भी हो रही है आदिवासियों के नाम से राजनीति हो रही है, लेकिन आदिवासियों के लिए जो भी नीति नियत बनानी है वो नहीं अभी तक बन पा रहा है, इसलिए कि धन बल पर वो चुन के आए हैं। अगर जन बल के थ्रू चुन के आए रहते तो हो सकता है कि हमारे लिए 28 विधायक बोलते या 28 विधायक या TSC के जो मेंबर्स हैं हमारे हित में बात करते, लेकिन उनको तो हमारे जन बल से कोई मतलब नहीं है, धन बल से ही उनको इलेक्शन जीत के आनी है। तो हमारी जनता की क्यों वो लोग सुख सुविधाओं को या विकास की ओर क्यों देखेंगे इस तरह से। आज तक इतने दिन हो गए कि कोई भी धंधा, कोई भी कहीं विकास के लिए फंड फ्लो की आवश्यकता है, लेकिन आज तक बैंक लोन यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नहीं मिल पा रही है। जब पूंजी प्रवाह नहीं होगा तो यहाँ का विकास कैसे होगा। जिस तरह की नीतियाँ यहाँ चल रही है, यहाँ का लोकल कोई भी बड़े स्तर पर शिक्षा के पदों पे नहीं जा सकता और यूनिवर्सिटी में VC भी बन नहीं पाता, तो आपके मन में ये दर्द था कि यहाँ के लोग जब वहाँ पर जाएंगे तभी शिक्षा का एक अच्छा प्रसार हो पाएगा, नीतियाँ बनेगी, यहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से एजुकेट किया जा सकता है। किस तरीके की बात को आप वहाँ पर रख रहे थे, क्या बोलेंगे आप? जी, मैं स्पष्ट रूप से एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि बस आदिवासी बनेगा तो ही हित हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो सक्षम व्यक्ति है तो उसको उस पद पर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदिवासी सक्षम नहीं है। आदिवासी सक्षम है, लेकिन जो नीतियाँ अभी बनी हुई हैं, चाहे वो प्रमोशन का इश्यू हो, चाहे वो किसी रिजर्वेशन का इश्यू हो, रोस्टर का इश्यू हो, तो क्या होता है कुछ ऐसी नीतियाँ या जबरन उनको उस स्थानों में पहुँचने से पहले रोक दिया जाता है। किसी भी कारण से, कूटनीति हो, राजनीति हो, तो वो रोक दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि यदि समय संबंध अगर ये नीतियाँ लागू हो, प्रमोशन लागू हो, तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इन ऊंचे पदों पे जा सकते हैं और शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। मेरा बस ये मकसद है इस बात का कहना कि आदिवासी या जो मूलवासी जो भी व्यक्ति शिक्षा या उच्च पद पर आसीन होगा तो यहाँ के इमोशंस और यहाँ के बच्चों की परिस्थितियों को समझ पाएगा। चाहे वो आज पढ़ाई में जो गुणवत्ता घट रही है या आप देखेंगे बच्चे कुछ नए चैलेंजेस फेस कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर एक दूसरा जो व्यक्ति यहाँ का नहीं समझ रखता हो, उसे नहीं समझ में आए कि गाँव में हल चला, एक हाथ में हल और एक हाथ में किताब पकड़ के जीवन जीना या पढ़ना और एक कम्पीट करना और लोगों को ये बतलाना तुम्हें तो सब अनुदान मिलता है, तुम क्यों ना IIT जाते हो। लेकिन उस क्यों के पीछे बहुत लंबी कहानी, बड़ा लंबा संघर्ष है जिसको कोई नहीं समझना चाहता, जिसको कोई कवर नहीं करता। लेकिन UPSC में वो कम्पीट नहीं कर पा रहे, IIT में वो कम्पीट नहीं कर पा रहे, अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कम्पीट नहीं कर पा रहे। क्या लेक्यूने आप यहाँ पर देख रहे हैं सरकार? देखिए, इसका मैं आप पहले बता दे रहा हूँ, एक लेख मेरा शुक्रवार को आने वाला प्रभात खबर पे, वो मैंने इसी पे किया था, द लो लेवल एस्पिरेशंस अमंग ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो उसमें हिंदी में है वो कि हमारे आदिवासी बच्चों में महत्वाकांक्षा की वो कमी क्यों है, वो निम्न स्तर क्यों है। तो बहुत एक लंबा डिस्कोर्स है और मतलब मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारी चीज़ें चर्चाएं में आ सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ के बच्चों में वो एक रोल मॉडल नहीं है कि हम किसके जैसा बने। हम जब किताब खोलते हैं तो पहले बोला जाता है कि महात्मा गांधी बनो,
हम जब किताब खोलते हैं बोलते हैं भगत सिंह बनो, हम जब किताब खोलते हैं तो हमें दिखाता राजेंद्र प्रसाद बनो। बिल्कुल हम बनेंगे, लेकिन हमारा लोकल कल्चर में जो भगवान बिरसा मुंडा है, सिंगी दई है, जितने लोकल आपके अभी जो विधायक अच्छे काम कर रहे हैं, शासन प्रणाली कैसी चल रही है, इसके बारे में कोई स्पेस ही नहीं है, ना पाठ्य पुस्तक में है, ना आम चर्चा में है, ना माता पिता बात करते हैं, ना स्कूल विद्यालय, ना आम साथी बात करते हैं। तो जिस दिन हम अपने स्थानीयता को, अपने लोकल चीज़ों को गौरवान्वित करेंगे और उसके बाद हम नेशनल लेवल पे भी देखेंगे, तो जब मुझे लगता है इस प्रकार का उनमें ये अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, यूपीएससी में लेवल भी बढ़ेगा, आईआईटी में भी लोग करेंगे। अगर ट्राइबल्स की बात करें तो भारतवर्ष में आप देखते हैं कि मीना समाज जो है, जो राजस्थान से आते हैं, वो अधिकतर सीट जो है यूपीएससी में बहुत अच्छे स्तर पर वो जाते हैं। लेकिन झारखंड में भी पहले आईएएस आईपीएस हुए, ऐसी नहीं बात नहीं है, बहुत सारे आईएएस आईपीएस हुए, लेकिन उनमें जो एक कॉपरेशन की जो भावना होती है और जिस तरीके से वो अपने पूरे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं 32 जनजाति जो आदिवासी झारखंड में रहते हैं उसमें कमी दिखती है। क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से हम आगे इस तरीके की लड़ाई को लड़ सकते हैं? एकदम कमी दिखती है। उस लेख में मैंने ये टिप्पणी भी लिखा है कि जब हमारे यहाँ बीच में रोल मॉडल कोई दिखता भी है, जैसे मैं बोल कि अब है सर प्रोफेसर हो गए, मिस्टर एल.एम. उराम बैंकर हो गए, सीनियर बैंकर हो गए, तो एक बार बहुत बार क्या होता है, मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो बहुत बार क्या होता है ना कि बाबा ऐसे नहीं हैं, लेकिन अगर एक एग्जांपल लूँ तो हम पलट के अपने समाज को नहीं देखते हैं। तो जब हम कटने लगते हैं, अपने सो कॉल्ड इलीट आदिवासी को मानने लगते हैं कि हम एक संभ्रांत आदिवासी हो गए या वो पढ़े लिखे आदिवासी हो गए, तो हम उस समाज से कट जाते हैं, उनसे उठते बैठते नहीं हैं, उनसे इंटरेक्शन कम होता है। तो जब इंटरेक्शन कम हो तो बच्चा हमसे जुड़ेगा नहीं, जब जुड़ेगा नहीं तो हम ये अपनी ईगो पे लेते हैं कि मैं उसके पास हाथ उसका हैंड होल्डिंग के लिए नहीं चाहूँगा, उसे मेरे पास आना चाहिए। वो आदिवासी बच्चा नहीं करता है, डर से, भय से, संकोच से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे समाज में होनी चाहिए कि एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड की तरह आगे बढ़ाने का काम करे, ये संदेश आप देना एकदम, ये बिल्कुल संदेश। और सबसे बड़ी ये टिप्पणी कि आदिवासी होता ही ऐसा है, इस चीज़ को बदलना पड़ेगा, उसको बदलने के हमें ही आगे आना पड़ेगा। बच्चे हमारे पास नहीं आ रहे हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मेरा, 14 वर्षों का पठन पाठन कार्य से, तो मुझे लगता है हमें बच्चों के पास जाना चाहिए। जो भी जितना आईएएस आईपीएस मंत्री विधायक जी बोलेंगे आदिवासी ऐसे ही होते हैं, उनमें गुण है। जो कल्याण विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है तो सरकारी स्कूलों में दी जाती है जी, और वो प्राइवेट स्कूल में दिए नहीं जाते हैं। आपने एक बहुत अच्छा सजेशन रखा, तो इस दिशा में आप सरकार से आने वाले समय में क्या देखना चाहते हैं आप? ये मैं पिछले 4 वर्ष से इसमें लगा हूँ और बाबा एल.एम. उरांव जी का हमेशा गाइडेंस रहा है। जो पूर्व के आईजी, रिटायर्ड आईजी शीतल उरांव जी, एडीजी डॉक्टर श्री रेजी डुमडुम साहब का, शीतल टोप्पो जी का, इन सब का बहुत इसमें योगदान रहा है। हम उस समय से प्रयास कर रहे थे कि मान लीजिए किसान का बच्चा किसी तरह से पढ़ लिख गया और मान लीजिए उसका सीलिंग है 85,000। अब सरकार क्या है, उन्होंने बना दिया 2009 से बाद में बना दिया कि 50,000 से ज़्यादा हम लोग आप उस स्कॉलरशिप ही नहीं देंगे, भले ही आप आईटी क्लियर कर लिए हों या भले ही आपने बीआईटी कर लिया। बीआईटी का साल का एक सेमेस्टर का फीस है 1,20,000 के आसपास, आप दे रहे हो साल में 50,000, उसको खर्च हो 2,40,000। तो कैसे, पहले ये सीलिंग नहीं था, अगर आपको 2,40,000 लगा तो सरकार 2,40,000 दे रही थी। अगर आप फंड सरेंडर कर रहे हो, इन बच्चों को नहीं दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से नीति में कमी तो है। जो प्राइमरी स्कूल में अगर अच्छे बच्चों को डालेंगे तब तो आईटी की कल्पना करेंगे। और जो एक बच्चा हल चला रहा है वो क्यों नहीं आ सकता? अगर वो पिता, आप मान लीजिए कोई ऐसे भी है जो 3rd ग्रेड का एम्प्लॉय है, लेकिन उसके 50 सैलरी उतनी नहीं है कि 50,000 फीस वो सालाना दे सकता है या 1 लाख दे सकता है, और गवर्नमेंट उसका वहन करेगी, उसका बेटा भी तो पड़ेगा वहाँ ना। तो ये परिवर्तन है, तो ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। और मेरे ख्याल से जो सीएम का जो मास्टर स्ट्रोक था कि 10 बच्चों को विदेश भेजने का, उसमें पैनलिस्ट मैं था सिलेक्शन कमेटी में, तो अगर ये सेकंड मास्टर स्ट्रोक हुआ तो मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा।